हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अब कहानी नए चैप्टर की। अब तक आपने मेरे साथ जिला सीरीज समाप्त कर ली, तो जिला सीरीज समाप्त करने के बाद अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के शासनिक प्रशासनिक ढांचे पर। शासनिक प्रशासनिक ढांचे से लगभग 5 से 7 सवाल पक्का पूछे जाते हैं, जो उत्तराखंड का संवैधानिक उत्तराखंड में शासन किस तरह चलता है, गवर्नेंस कैसे चलती है, प्रशासन कैसे काम करता है, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे इन चैप्टर में। और थोड़ा ध्यानपूर्वक एक एक, क्योंकि मैं आज आपको जहाँ से पढ़ाने वाला हूँ वो PDF है, वो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है। ऑफलाइन क्लास का जो PDF है वहाँ से निकाल कर मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे के द्वारा नोट्स बनाए बड़ा ही बेहतरीन नोट्स बनाया गया बच्चे के द्वारा। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो नोट्स बनाते हैं बड़ा ही बेहतरीन तरीके का नोट्स बनाते हैं। आइए देखते हैं, आराम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा ये, और धीरे धीरे उसके बाद उसके जो पक्ष से मजबूत होते चले जाएंगे। जिन्होंने उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ेंगे तो नए नए फैक्ट भी जानने को मिलेंगे। जिसने पढ़ा होगा दोबारा पढ़ेगा तो बीच बीच में नई नई कहानियाँ, कथा कहानी हम आपको सुनाएंगे। कथा कहानी मतलब समझते हैं, साइड साइड से आपको और भी फैक्ट आपके लिए लेके आएंगे जो पॉलिटी के होंगे। तो हम उत्तराखंड के लिए जो पॉलिटी काम की है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के लिए, किसके लिए? उत्तराखंड के। वहाँ पॉलिटी की भी साइड में जो हमारी इंडियन पॉलिटी है उसकी भी फैक्ट साथ साथ में आपको बता के चलेंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, आप जो बताया जा रहा है साथ साथ ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्या उत्तराखंड का शासनिक प्रशासनिक ढांचा। तो उत्तराखंड का शासनिक प्रशासनिक ढांचा ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो सर चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा था बच्चे? जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था ना, जो मैंने आपको पढ़ाया वो चैप्टर नंबर फर्स्ट ही था। जो मैंने आपको पढ़ाया वो चैप्टर नंबर फर्स्ट ही था। जिला सीरीज पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। और जो जिले में हमने बात की है ना, परीक्षा वाणी का पूरा डाटा और दो तीन बुकों का डाटा यूज करके आपको पढ़ाया गया है। बार बार देखिए, मैपिंग जितना आप मैपिंग करेंगे, बार बार पढ़ेंगे और उसका जो पक्ष से और ज़्यादा मजबूत होगा। मैंने कहा जो आपको पढ़ाया जाए प्रमाणित सामग्री है। प्रमाणित सामग्री समझते हैं, जितना पढ़ेंगे इतना निखार आएगा, समझे। बार बार देखने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का शासनिक प्रशासनिक ढांचा। तो ये रही मेरे सामने जो PDF है। PDF देखिए आप, मेरे सामने PDF में आपके सामने लगा रहा हूँ, उस PDF में देखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सुनने पे फोकस कीजिएगा, समझने में ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और मैं आपको सीधा क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। इसे समझाने के बाद इसके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके समक्ष रखेंगे। तो देखते हैं कितना समझ पाते हैं। पहले चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इसके सीधे वही का वही प्रैक्टिस हो जाएगी। अप्लाइड सीख जाएंगे, धीरे धीरे उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे जो आप पढ़े होंगे। आइए जानते हैं उत्तराखंड का शासनिक प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। ये मेरे पास PDF है, इसको ये देखिए हेडिंग बना लीजिए कॉपी में आप। उत्तराखंड का शासनिक प्रशासनिक ढांचा, उत्तराखंड का शासनिक प्रशासनिक ढांचा या उत्तराखंड का राजनीतिक ढांचा। मतलब कहना क्या चाहते हैं बेटे? इसका मतलब है कि उत्तराखंड में शासन किस तरह चलता है, उत्तराखंड की व्यवस्था कैसी है, प्रशासन कैसा है यहाँ का लोग किस तरह काम करते हैं, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी किस तरह काम करते हैं। मतलब देखिएगा धीरे धीरे ये देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्ट, पहला पॉइंट और पहला फैक्ट। छोड़ो तो बेटा ही होगा तुम, वो मेरी कसम यार, झूठे तुम। सुनो भाई उत्तराखंड के मूल निवासी, सुनो। तुम बात कर रहे थे किसकी? उत्तराखंड के प्रशासनिक राजनीतिक ढांचे की। सुनो, ये जो पहले वाला पॉइंट है ना, इसको नोट करो यहाँ से। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में से काटकर इसको 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो बनाया गया था इसमें से नोट कर। ये आप हुबहू नोट्स बना सकते हैं, जैसा नोट्स बनाया गया है ना, इस तरह का नोट्स आप साथ साथ बना सकते हैं। ये देखिए नीचे वाला आपसे पर्सन पूछेगा ये कौन से नंबर का राज्य था, तो 11वें नंबर का राज्य था। उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 27वें राज्य के रूप में हिमालय राज्यों की बात करें तो 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन किया गया था। किसका? उत्तरांचल का। नेक्स्ट नीचे देखिए, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। पूछेगा पर्सन कौन सी डेट को उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया? 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। गठनोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए चिन्ह आवंटित किए गए। जैसे ही इसका गठन होता है तो गठन के बाद क्या होता है, इसको ना एक चिन्ह दिया जाता है, प्रत्येक राज्य का एक चिन्ह होता है। आप देखिए, नोट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, ये उत्तराखंड शासन का चिन्ह है जो आपको दिखाई दे रहा है उत्तराखंड का। इनमें सब चीज़ों का मतलब है, इसका चिन्ह ऐसे बीच में देखिए अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये अशोक स्तंभ नीचे लिखा हुआ सत्य में जाते उत्तराखंड का पहचान है, उत्तराखंड का चिन्ह होता है, प्रत्येक राज्य का चिन्ह होता है। इसी तरह उत्तराखंड का भी एक चिन्ह होता है।
अगर आपको ऊपर से देखिए, दोबारा देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न। उत्तर प्रदेश से 13 हिमालयी राज्य काटकर एक राज्य बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को, नाम है उत्तराखंड। 27वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई इसको। उसके बाद देखिए 11वें नंबर के राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ। कौन से नंबर के? 11वें राज्य के हिमालय राज्यों में, हिमालय राज्यों में ये 11वें नंबर का राज्य था। 1 जनवरी 2007 को क्या है, उत्तराखंड, इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि इसका नाम उत्तराखंड कब कर दिया गया था, 1 जनवरी 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ये क्या है गठन हो गया इसका, तो इसको चिन्ह दिया गया किसको, उत्तराखंड को। जब इसको चिन्ह दिया गया, आइए देखते हैं कैसा चिन्ह था इसका। ये चिन्ह था इसका। इसमें क्या है, इसमें ना इस चिन्ह में मतलब सब चीज़ दिखा देती है इसमें। ये जो बीच में बह रही है ना, ये क्या है, नदियां हैं, ये नदियों का प्रतीक है। ये क्या है, ये पहाड़ों का प्रतीक है। इस तरह का जो चिन्ह बनाया गया है ये पहाड़ों का प्रतीक है। इस तरह जो चिन्ह बनाया गया है किसका प्रतीक है, पहाड़ों का। बीच में क्या बह रही है, नदियां बह रही है। ये बीच में क्या है, अशोक स्तंभ है। आइए इसको पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा आप इस तरह नोट्स बनाते चले जाइएगा। शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृति राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। मैंने कहा जो उत्तराखंड का शासकीय राज्य की चिन्ह है, इसमें क्या है, उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक देखने को मिलती है। भौगोलिक स्वरूप क्या है, उत्तराखंड में पहाड़ नहीं है, तो इसलिए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है। उत्तराखंड नदियाँ नहीं है इसमें, नदियाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है। तो यही तो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चिन्ह में गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला है, जिनके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। देखिए दोबारा देखिए चिन्ह, देखिए गंगा की कितनी लहरें हैं, 4 लहरें गंगा की। 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये कितनी है 4, और ये क्या है, पर्वत की कितनी चोटियां हैं, 3 चोटियां हैं। आ जाइए, नीचे दर्शाया गया है, बीच में स्थित चोटी अन्य 2 चोटियों से ऊंची है। तो ये बीच वाली जो चोटी दिखाई दे रही है ना आपको, अन्य 2 चोटियों से क्या है, ऊंची। एक चोटी हो गई, उसके बाद दूसरी हो गई, ये कौन सी है, तीसरी, ये सबसे ऊंची है। नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, इसको देखिए, बीच में स्थित चोटी अन्य 2 चोटी से ऊंची है। बीच वाली चोटी में सब अशोक की लाट है, दिखाया आपको, किसकी लाट है, अशोक की लाट अंकित है, छपी हुई है। नीचे जाइए, उसके बाद देखिए राज्य का पुष्प, ये देखिए राज्य का पुष्प है, जिसे हम राज्य पुष्प कहते हैं। ये राज्य पुष्प है, नाम है ब्रह्म कमल। क्या नाम है, ये ब्रह्म कमल है। जो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ब्रह्म कमल है। नीचे जाइए, मध्य हिमालय क्षेत्र में क्या है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है पुष्प, क्या नाम है, ब्रह्म कमल। उत्तराखंड में जो है ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। नाम है, पुष्प है राज्य का, इसको राज्य पुष्प बोलते हैं। राज्य पुष्प नाम है ब्रह्म कमल। उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है किसको, 4800 से। ये इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से ब्रह्म कमल को कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। आप याद कर लीजिए, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आइए देखिए, इसकी कुछ और भी प्रजातियां देखते हैं इसकी। ठीक है, यह एस टेरेसी कुल का पौधा है। पूछ लेगा आपसे, जो ब्रह्म कमल है, जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, ये कौन सी पौधे की प्रजाति है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा है। सोसूरिया अबवेलेटा, नोट कर लीजिए इसका वैज्ञानिक नाम। इसकी क्या है, इसकी कुल 24 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं, 24 प्रजातियां हैं, जिसमें 210 प्रजातियां पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में इसकी। किसकी, ब्रह्म कमल की। नाम याद कर लीजिए इसका। जो दूसरा है, कौन से कुल का प्रजाति का पौधा है, मतलब इनके पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, कौन से खानदान से है ये। इस एस टेरेसी कुल का पौधा है, सोसूरिया अबवेलेटा इसका नाम है। उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 24 प्रजातियां पाई जाती है। किसकी, ब्रह्म कमल की। नीचे जाइए, पूरे वर्ल्ड में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, जैसे और भी इसके नाम, जैसे फेन कमल हुआ, कस्तूरा कमल हुआ, ये ब्रह्म कमल हुआ। उत्तराखंड की प्रसिद्ध बैंगनी प्रजातियां हैं। कैसा कलर इनका, बैंगनी प्रजातियां हैं, जो ऊपर नाम बताए गए उत्तराखंड के। देखिए साइड से, उत्तराखंड के जो है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी में है, केदारनाथ में है, इस शिवलिंग बेस में है, पिंडर ग्लेशियर जहाँ से पिंडारी नदी निकलती है, आदि क्षेत्रों में बहुत मात्रा में ब्रह्म कमल पाया जाता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में किस स्थान पर ब्रह्म कमल नहीं पाया जाता है, तो फूलों की घाटी में पाया जाता है, केदारनाथ में पाया जाता है, शिवलिंग बेस में पाया जाता है, पिंडारी ग्लेशियर के पास पाया जाता है। उसके बाद देखिए बहुतायत मात्रा में ये ब्रह्म कमल क्या पाया जाता है, कमल। स्थानीय भाषा में पता है क्या कहते हैं इसको,
कोलपदम कहते हैं, कोलपदम। पूछेगा निम्नलिखित में किस स्थान का किसका नाम कोलपदम है, तो किसका है, ब्रह्म कमल का नाम है। आगे नोट, आगे आगे चलिए। इस पुष्प का जो उल्लेख है वेदों में भी मिलता है। जो आप याद ब्रह्म कमल देखते हैं ना, इसका उल्लेख वेदों में है। महाभारत में ना वन पर्व में इसे सुगंधित पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया है, सुगंधित पुष्प। ठीक है, महाभारत में वन पर्व में इसे क्या कहा है, सुगंधित पुष्प कहा गया है। वेदों में भी इसका उल्लेख है। ब्रह्म कमल जो पौधा है इसकी ऊंचाई 70 से 80 मीटर होती है। पेपर में पूछा जा सकता है ब्रह्म कमल की ऊंचाई कितनी हो सकती है। ये परीक्षावाणी के सारे फैक्ट है। ये जुलाई से सितंबर तक 3 माह तक फूल खिलते हैं। कितने तक, 3 माह तक फूल खिलते हैं। जिस समय फूल खिलते हैं ना, उस समय वहां का पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। क्या हो जाता है, सुगंधित होता है। कहाँ खिलते हैं, फूलों की घाटी में, केदारनाथ में, शिवलिंग बेस में, कहाँ पे, पिंडारी ग्लेशियर में। ठीक है, फूल खिलते हैं इस समय वहां का जो पूरा वातावरण है कैसा हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। आगे चलिए, ऊंचाई याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य पक्षी की। देखिए बच्चों ने कितना बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है, मतलब कितना अच्छा समझाया गया है। डायग्राम, यहाँ के बच्चे हैं ऑफलाइन क्लास वाले। ठीक है, आगे चलिए। हिमालय के मयूर नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राज्य का पक्षी घोषित किया गया है। पूछेगा उत्तराखंड का राज्य पक्षी, तो पूछता ही नहीं है, तो ये पुराना ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, लेकिन देखिए नोट्स कितना बेहतरीन तरीके से बनाना है। आप भी इसी तरह नोट्स बना सकते हैं। ये उत्तराखंड का कौन सा पक्षी है, राज्य पक्षी है। नाम क्या है इसका, नाम है मोनाल। ठीक है, हिमालय के मयूर, हिमालय में मयूर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे उत्तराखंड का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। नाम क्या है, मोनाल। अगला प्रश्न इससे संबंधित जुड़ा हुआ क्या है, पता है कहाँ पे पाया जाता है। आइए आपको बताते हैं कहाँ पे पाया जाता है मोनाल। देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आपको। नाम क्या है, मोनाल। जो ये मोनाल है 2500 से लेकर 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर घने जंगलों में पाया जाता है। मतलब घने संघन जंगल होना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश भी ना पहुंच सके, वहां पे पाया जाता है मोनाल। मोनाल डाफिया की ही एक प्रजाति है। नोट कर लीजिए, मोनाल किसकी प्रजाति है, डाफिया की। लेकिन मोनाल हाँ, तो जिसकी बात कर रहे थे, तो बात कर रहे थे मोनाल की। तो मोनाल क्या है, डाफिया की एक प्रजाति है। लेकिन मोनाल मादा पक्षी है। कैसा पक्षी है, मादा पक्षी। जबकि डाफिया नर प्रजाति है। जो डाफिया है कैसी प्रजाति है, नर प्रजाति है। पूछ लेगा आपसे, जो मोनाल है ये मादा पक्षी है कि नर पक्षी है। तो जो मोनाल है उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है, तो क्या है, कौन सा पक्षी है, मादा पक्षी है। लेकिन जो डाफिया है वो नर प्रजाति है। क्या पता कैसा प्रश्न पूछ ले, नीचे जाइए। गौरतलब है कि ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाली है। आपसे पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, लेकिन आप घबरा जाएंगे। आप सोचेंगे उत्तराखंड का पूछना चाहिए था, हिमाचल का क्यों पूछ लिया। अरे हिमाचल का पूछेगा, इसलिए पूछेगा क्योंकि यहाँ का भी मोनाल है। आपसे नेपाल का पूछा जा सकता है, नेपाल का भी मोनाल है, पूछेगा वो, क्योंकि मोनाल उत्तराखंड का भी है। तो जो उससे रिलेट करता होगा पूछेगा। वैज्ञानिक नाम देखिए इसका, लोकोफोरस इम्पीजेनस है इसका नाम। लोकोफोरस इम्पीजेनस इसका नाम है मोनाल का। लोकोफोरस इम्पीजेनस, 3 बार बोल लीजिए, लोकोफोरस इम्पीजेनस। इसकी 4 मुख्य प्रजातियां हैं। इसकी प्रजातियां नाम है ई पेलेस, दूसरा नाम है स्केलेटरी, तीसरा नाम लिखिए लोकोफोरोएंस, चौथा नाम है ल्यूरी। नीचे जाइए, नीचे उत्तराखंड है जो, उत्तराखंड में जो कश्मीर है, नेपाल और असम में स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनाल कहा जाता है इसको। क्या है, कश्मीरी लोग, उत्तराखंड के लोग और असम के लोग स्थानीय भाषा में इसको मनियाल या मुनाल कहते हैं। इस पक्षी का जो रंग है ना, कैसा होता है, नीला होता है। देख लीजिए ना, आप इसका रंग दिखाया था तो आपको, देख लीजिए कैसा रंग है इसका, नीले कलर का नहीं है। देखिए नीले कलर का, हरा और काला होता है इसका रंग। देख लीजिए, ध्यान से देखिए इसको, कैसा कलर है इसका, नीला, हरा, काला सब इसके अंदर। इसकी हरी पूंछ होती है। कैसी पूंछ होती है इसकी, हरी पूंछ। देखिए दोबारा देखिए, कहाँ है इसकी हरी पूंछ। ये देखिए ग्रीन दिखा रहा है लेकिन अलग टाइप है, थोड़ा ढंग से देखिएगा। इसकी हरी पूंछ होती है। इसके सिर पर रंगीन कगली होती है। कगली क्या होती है इसके सिर पर, रंगीन क्या होती है, कगली होती है इसके सिर पर। आगे चलिए। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, अपितु चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। कौन, मोनाल पक्षी। मोनाल पक्षी के बारे में जो भी है ना, सब बता देंगे आपको। वनस्पति कीड़े खाता है, ये आलू खाता है। मोनाल की प्रिय भोजन है। आलू की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है मोनाल, याद रखिएगा आलू की फसल को। मांस, खाल आदि के लिए मोनाल का शिकार हो रहा है। वर्तमान समय में संकट छाया हुआ है इस पे।
जब संकट छाया हुआ है ना, तभी तो हमने इसको इसमें रखा है ताकि हम इसको संरक्षण कर सके, जिसके कारण इसकी संख्या में दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। किसकी संख्या? मोनाल की संख्या। आगे जाइए, अब चलते हैं आपको राज्य पशु पर लेकर। ये उत्तराखंड का कौन सा है? ये राज्य पशु, नाम है कस्तूरी मृग। क्या नाम है? कस्तूरी मृग। उत्तर देखिए कितना मस्त है देखने में, कितना डेंजरस दिखाई दे रहा है। ये देखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने वनाच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित कर दिया है। समझे? क्या नाम है इसका? कस्तूरी मृग है। कस्तूरी क्या है? इसका अवैध शिकार होने के कारण पता है क्या है? लुप्त होने की कगार पर है, ये पहुंच रहे हैं। इनकी जो है, इनकी प्रजाति मगध राज्य की केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद के 2000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कुछ जो गौरतलब है कि कस्तूरी वाले मर्ग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। यार ये संकटग्रस्त की इनमें संकट छाया हुआ है। हमने क्या किया? इसको राज्य का पशु बना दिया। क्यों बना दिया? इसलिए बनाया ताकि इनका संरक्षण किया जा सके, इनको बचा जा सके। बच्चे तो बस रटते हैं ये कस्तूरी मृग है, फलाना है, ढिमका है। IUCN की लिस्ट में है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन लिस्ट में। नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। इसका नाम पूछेगा वैज्ञानिक, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर किसका नाम? इसका नाम है। हिमालयन मास्क डियर भी इसके नाम से जानते हैं। आ जाइए नीचे, कस्तूरी मृग के बारे में देखिए। कस्तूरी मृग है ना, जिसका रंग कैसा होता है? भूरा। शरीर पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके चार पैर में 4 खुर होते हैं। बाल रहते हैं इसके 20 इंच इसकी लगभग ऊंचाई होती है। वजन इसका 10 से 20 किलोग्राम होता है। कस्तूरी मृग में सब कुछ बता देंगे आपको। रक्षा के लिए इसके पास सींग होते हैं इसकी रक्षा के लिए, तब अपनी रक्षा कर सके। मुंह में 2 बड़े बड़े दांत होते हैं इसके। औसत ऊंचाई लगभग 20 साल तक जिंदा रहता है। पूछ सकता है आपसे कस्तूरी मृग की आयु कितनी है, पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप? आपकी वाट लग जाएगी। इसकी गर्भावस्था 6 महीने तक गर्भावस्था में रहता है। नीचे जाइए। कस्तूरी मृग क्या है? एक जटिल प्राकृतिक रसायन है। कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन मतलब औषधि है। इसे अद्वितीय सुगंध होती है। इसका उपयोग सुगंधित सामग्री के अलावा दमा, निमोनिया, टाइफाइड आदि हृदय रोगों के लिए औषधि के निर्माण में भी किया जाता है। कस्तूरी मृग की जो मांग है, डिमांड है, कस्तूरी की मांग, मूल्य अधिक होने के कारण इसका अवैध शिकार होता है। जो कस्तूरी है ना, कस्तूरी है, इसका क्या है? एक प्रकार का जो कस्तूरी है, इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। इसका दवाइयों में उपयोग होता है। तो जब दवाइयों में उपयोग होगा तो इनको मारा जाएगा तो इनकी विलुप्ति हो जाएगी, विलुप्ति में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उत्तराखंड ने इसको राज्य पशु घोषित किया है, जिसके कारण इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। संरक्षण के लिए 1972 में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। मैंने कहा इसके संरक्षण के 1972 से ही, जब से ये बनाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972। कौन सा? 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया, तब से इसका प्रयास किया जा रहा है। 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ में वन्य जीव विभाग के अंतर्गत 1000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। पूछेगा कस्तूरी मृग विहार कहाँ है? तो कस्तूरी मृग विहार है चमोली में है। कहाँ है? चमोली में। क्या नाम है? कस्तूरी मृग विहार। कब स्थापना की गई? 1972 में। ठीक है, नीचे जाइए। 1986 पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्य अभ्यारण्य भी की स्थापना की। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में हाँ सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। याद रखिए, ये पिथौरागढ़ का ऐसा स्थान है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। 1986 में हाँ अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। 1982 चमोली में कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ पे? चमोली जिले में। नोट कर लीजिए, कांचुला खर्क कहाँ पे है? ये चमोली में है। ठीक है, पिथौरागढ़ में क्या है? अस्कोट वन्यजीव विहार अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? ये पिथौरागढ़ में। आपका कोई भी पर्सन पूछ सकता है, सारे पूछे हुए पर्सन। नीचे जाइए। अब बात करते हैं आपकी राज्य वृक्ष की। राज्य वृक्ष कौन सा है? बुरांश है। कौन सा है? बुरांश। आइए बात करते हैं बुरांश की। वास्तविक नाम है रोडोडेंड्रान अर्बोरियम नाम है इसका। ये 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा। रंग इसका, बुरांश का रंग है चटक लाल होता है। चटक लाल का भी चटक होता है। देखिए बुरांश का रंग कैसा है? चटक लाल है।
उसके बाद क्या है, फरवरी से अप्रैल तक बुरांस में फूल खिलने का समय आता है। फूल कब खिलते हैं? फूल सावन में नहीं खिलते, ठीक है, फूल खिलते हैं बेटे। कब खिलते हैं? किसके बुरांस के फूल कब खिलते हैं? तो खिलते हैं अप्रैल से, फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में। ऊंचाई कितनी होती है? 20 से 25 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। आगे चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया। इसकी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा कल देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, समझे। उसके बाद आपको बहुत गहरे से समझाने वाले हैं कि गवर्नमेंट किस तरह काम करती है, उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा किस तरह काम करता है। ये तो उत्तराखंड के प्रशासन से संबंधित है जो आज हमने आपको पढ़ाया। इसी क्लास को यहीं रोकते हैं, इसको बार बार रिपीट और रिवीजन कीजिएगा। नोट्स आपको साथ साथ बनाना है, नहीं बनाएंगे कठिनाई पैदा हो जाएगी आपको, ठीक है। इसको यहीं रोकते हैं क्लास को। कल उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे की दूसरी वाली क्लास होने वाली है। इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए सोनू सर के साथ।